मैं अपनी बहू को कमजोर समझकर हमेशा उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ती, एक वक्त की रोटी देती और दिन रात उससे जानवरों की तरह काम करवाती, मगर वो जुबान से कुछ नहीं बोलती। तो मैं समझी वो गूंगी है और खुश होती। चलो अच्छा है, जुबान बंद है। एक दिन जायदाद के तनाजे पर अदालत में पेशी हुई। जब जज अंदर आया तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि बहू जज की कुर्सी पर बैठी पूर्वकार अंदाज में केस सुनने लगी। जब पूरा गांव गहरी नींद में था, मेरा दिल बेचैन था। मैं चारपाई पर लेटी अपनी उलझनों में गुम थी कि अचानक अहमद की आवाज ने सकूत तोड़ दिया। अम्मा, क्या आप जाग रही हैं? मैंने सर उठाकर उसे देखा। उसके चेहरे पर संजीदगी और हिचकिचाहट थी, जैसे कोई अहम बात कहना चाह रहा हो लेकिन अल्फाज तलाश कर रहा हो। हाँ, जाग रही हूँ। क्या बात है? वो आहिस्ता से मेरे करीब आया और नरमी से बोला, अम्मा, मैंने अपनी जिंदगी के बारे में एक फैसला किया है। ये जुमला मेरे दिल को धड़का गया। कैसा फैसला? मैंने जल्दी से पूछा। अम्मा, मैंने एक लड़की पसंद की है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। उसके अल्फाज ने जैसे मेरे वजूद को हिला दिया। मेरी आंखें हैरत और गुस्से से फैल गईं। क्या तुमने लड़की पसंद की? ये तुम्हें क्या सूझी? वो मेरी नजरों का सामना करते हुए धीरे से बोला, अम्मा, मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए हमेशा सबसे अच्छा चाहती हैं, लेकिन ये मेरी जिंदगी है और मेरी खुशी उसी लड़की के साथ है। मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया था। मैंने हमेशा सोचा था कि अहमद मेरे हर फैसले पर सर तस्लीम खम करेगा, लेकिन आज वो मेरे सामने खड़ा अपनी मर्जी कर रहा था। ये लड़की कौन है? मेरा लहजा सख्त हो चुका था। अम्मा, वो बहुत इज्जतदार और नरम दिल है। मैंने उसे बहुत करीब से जाना है। और उसका खानदान? मैंने तंजिया अंदाज में पूछा। क्या उनके पास दौलत है? क्या वो हमारे बराबर के लोग हैं? अहमद चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, अम्मा, वो ज्यादा अमीर नहीं है, लेकिन वो इज्जतदार लोग हैं। ये सुनना था कि मेरा सब्र जवाब दे गया। तो तुम चाहते हो कि मेरी बहू एक गरीब घर से हो? तुम्हें हमारी इज्जत का ख्याल नहीं? तुम्हें अंदाजा है कि लोग क्या कहेंगे? अहमद ने पुरसकून लहजे में कहा, अम्मा, लोग कुछ भी कहें, लेकिन मेरी खुशी उसी लड़की में है। ये अल्फाज मेरे दिल पर किसी जख्म की तरह लगे थे। मैंने अपनी जिंदगी अपने बेटे के लिए वक्फ की थी, उसे मोहब्बत और मेहनत से बड़ा किया था, और आज वो मेरे फैसले के खिलाफ जा रहा था। ठीक है, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो अपनी मर्जी कर लो, लेकिन याद रखो, ये जिद तुम्हें महंगी पड़ेगी। मैंने उसके जाने के बाद अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन नींद कहीं दूर थी। दिल में अजीब बेसुकूनी थी। मैंने सोचा, ये लड़की मेरी जिंदगी में एक तूफान बनकर आएगी, लेकिन माँ का दिल हार नहीं मानता। मैंने फैसला किया कि मैं खुद उस लड़की को देखने जाऊंगी और देखूंगी कि मेरे बेटे ने किसका इंतखाब किया है। अगली सुबह मैंने फैसला किया कि मैं खुद उस लड़की के घर जाऊंगी, अपने बेटे की जिद को समझने और उस लड़की को देखने के लिए। मेरा दिल कह रहा था कि कुछ ठीक नहीं, लेकिन एक माँ कब हार मानती है। मैंने अपनी चादर ओढ़ी, दिल में गुस्सा और बेबसी लिए उसके घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते भर मेरे दिमाग में ख्यालात का तूफान था। ये लड़की कौन हो सकती है? ऐसा क्या किया है इसने कि मेरा बेटा अपनी माँ को छोड़कर इसके पीछे जा रहा है? शायद वो खूबसूरत हो, लेकिन खूबसूरती से क्या होता है? ये लड़की मेरे बेटे के काबिल नहीं हो सकती। गांव की गलियां जैसे मेरे कदमों के साथ खामोश थीं। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं बार बार खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये सब सिर्फ वक्ती है। मेरा बेटा वापस मेरी बात मानेगा। पहली मुलाकात की तलखी। मैंने जैसे ही चारपाई पर बैठकर इधर उधर देखा, मेरे दिल की बेचैनी मजीद बढ़ने लगी। सहन की दीवारों पर वक्त के जख्म आया थे, कहीं मिट्टी झड़ रही थी तो कहीं खस्ता दीवारों पर धूल का गिलाफ। एक कोने में पानी की मटकी रखी थी और उसके साथ एक टूटा हुआ लोटा। ये मंजर मेरे जहन में बार बार गूंज रहा था कि ये है वो जगह जहाँ की लड़की मेरे बेटे की दुल्हन बनेगी। ये कैसे मुमकिन है? एक नाजुक सी लड़की धीरे धीरे कदम चलते हुए मेरे सामने आकर रुक गई। उसकी आंखों में सुकून तो था, लेकिन उस सुकून के पीछे एक अजीब सी चमक छुपी हुई थी। वो चेहरे से मासूम लग रही थी, लेकिन उसका खामोश खड़े रहना मेरे गुस्से को मजीद बढ़ा रहा था। यही है वो लड़की, मैंने दिल ही दिल में सोचा।
और अपने आप को काबू में रखने की कोशिश की। उसकी माँ ने फख्र से कहा, ये मेरी बेटी नायाब है, बहुत नेक और साबिर लड़की है, अपने बाप की बहुत लाडली थी, लेकिन इसकी जिंदगी शुरू से ही मुश्किलात से भरी रही। मुझे उनकी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने अपनी चादर दुरुस्त करते हुए नायाब की तरफ देखा और तल्ख लहजे में कहा, तो तुम ही हो वो लड़की जिसने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया। नायाब ने कोई जवाब ना दिया, बल्कि अपनी आंखें झुका लीं। उसकी ये खामोशी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। बोलती क्यों नहीं, मैंने गुस्से में कहा। उसकी माँ जल्दी से बोली, बहन नायाब बोल नहीं सकती, वो बचपन ही से गूंगी है, लेकिन बहुत समझदार है। ये सुनकर मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई। मैंने तंजिया लहजे में कहा, समझदार? एक गूंगी लड़की कितनी समझदार हो सकती है? और ये लड़की मेरे बेटे की दुल्हन कैसे बन सकती है? क्या तुम्हें लगता है कि ये मेरे खानदान की इज्जत संभाल सकेगी? नायाब की माँ खामोश हो गई, लेकिन उसकी आंखों में नमी नजर आ रही थी। हम गरीब लोग हैं, हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हमारी बेटी को इतना अच्छा नसीब मिलेगा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि नायाब आपके घर की इज्जत बढ़ाएगी। मैंने दिल ही दिल में हंसते हुए सोचा, इज्जत बढ़ाएगी? एक गूंगी और गरीब लड़की हमारे घर की इज्जत बढ़ाएगी? उसी लम्हे नायाब की खामोश नजरें मेरी तरफ उठी। उन आंखों में कोई एहतजाज नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। लेकिन इस सुकून के पीछे कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन उसकी खामोशी एक राज छुपाए हुए हो। मैंने सख्त लहजे में कहा, तुमने मेरे बेटे को कैसे अपनी तरफ माइल किया? तुम जैसी लड़की को तो मेरे बेटे के करीब भी नहीं होना चाहिए था। नायाब की माँ ने फौरन जवाब दिया, बहन ये अल्लाह की मर्जी है, शायद ये रिश्ता आपके लिए एक रहमत हो। ये सुनकर मेरे दिल में आग लग गई। रहमत? ये रिश्ता मेरे लिए जहमत है। लोग क्या कहेंगे कि खतीजा बेगम ने अपने बेटे के लिए एक गूंगी और गरीब लड़की को चुना। ये रिश्ता मेरी बर्दाश्त से बाहर है। नायाब की आंखों से एक कतरा आंसू नीचे गिरा, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोली। उसकी खामोशी मेरे गुस्से को बढ़ा रही थी। मैंने कुछ मजीद कहे बगैर अपनी चादर उठाई और वहां से जाने के लिए उठ खड़ी हुई। जाते हुए मैंने कहा, याद रखना, ये रिश्ता मेरी मर्जी के खिलाफ हो रहा है, लेकिन मैं ये सब अपने बेटे की खुशी के लिए कर रही हूँ। अगर ये लड़की मेरे घर की इज्जत पर जरा भी हर्फ लेकर आई, तो मैं इसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। नायाब की माँ ने झुकी हुई नजरों के साथ कहा, बहन आप फिक्र ना करें, हमारी बेटी आपकी खिदमत करेगी और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। लेकिन मेरा दिल उनकी बातों से मुतमईन नहीं था। मैंने अपने कदम भारी दिल के साथ वहां से निकाले, लेकिन दिल में ये ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैं इस लड़की को अपने घर में सुकून से नहीं रहने दूंगी। ये रिश्ता मेरे गरूर को तोड़ रहा था और मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरे फैसले को कोई चैलेंज करे। नायाब की खामोशी, उसकी नजरें और उस घर की गुर्बत, सब कुछ मेरे दिल पर बोझ बन रहे थे। लेकिन मैं अपने बेटे की खुशी के लिए ये सब सहने पर मजबूर थी। लेकिन मेरे दिल ने अहद किया था कि ये लड़की मेरी जिंदगी में कभी मुझे कबूल नहीं होगी। बूढ़ी औरत ने नरमी से कहा, गुर्बत से क्या होता है बहन, हमारे पास इज्जत है और हमारी बेटी बहुत नेक है। ये सुनकर मेरा दिल और भड़क गया। इज्जत? ऐसी हालत में इज्जत कहाँ होती है? मेरी बहू के लिए एक महल जैसी जगह होनी चाहिए थी, और ये जगह तो किसी झोंपड़ी से भी बदतर है। मेरे दिल में एक जंग चल रही थी। बेटे की खुशी और मेरी अना आमने सामने खड़ी थी। मैंने फैसला किया कि इस रिश्ते को रोकना होगा, लेकिन मैंने अपने जज्बात छुपाते हुए कहा, ठीक है, मैं वापस जाकर इस बारे में सोचूंगी। नायाब की आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। वो चुप थी, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। घर वापस आते हुए मेरे कदम भारी हो गए। मैं दिल ही दिल में खुद से कह रही थी, ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। मेरा बेटा इस गरीब के साथ खुश नहीं रह सकता। नायाब के घर से वापस आकर मैंने खुद को कमरे में बंद कर दिया। मेरे दिल में गुस्सा था। मैंने हमेशा अपनी मर्जी की हाकमियत चलाई थी, लेकिन इस बार अहमद की जिद मेरे असूलों के खिलाफ दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। मैंने कई रातें जाकर गुजारी। मैंने अहमद को समझाने की बेशुमार कोशिशें की, बेटा ये रिश्ता हमारी इज्जत के लायक नहीं,
वो गरीब हैं, उनके पास ना दौलत है ना हैसियत, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अहमद हर बार एक ही जवाब देता, अम्मा, मैंने उसे दिल से चुना है, मेरी खुशी उसी में है, आप मुझसे मेरी खुशी मत छीने। मेरी हर दलील, हर धमकी, हर इल्तजा नाकाम हो गई। अहमद ने खाना पीना छोड़ दिया था, उसकी आंखों में दर्द और चेहरे पर जिद साफ नजर आ रही थी। मैंने कई दिनों तक सोचा कि शायद वक्त के साथ साथ उसकी जिद खत्म हो जाएगी, लेकिन मामला उलट होता जा रहा था। गांव के लोग बातें करने लगे थे, खतीजा के बेटे ने तो अपनी माँ के खिलाफ जाकर एक गरीब लड़की से शादी की जिद लगा ली है। ऐसी तरबियत की थी खतीजा ने अपने बेटे की, अब देखो कैसे सर झुकाए बैठी है। ये बातें मेरे दिल को छलनी कर रही थी। मैंने हमेशा अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रखा था और आज लोग मुझ पर उंगलियां उठा रहे थे। एक दिन अहमद मेरे कमरे में आया, उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। अम्मा, अगर आप मेरी खुशी नहीं मानेंगी तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। ये जुमला सुनते ही मेरा दिल जैसे टूट गया। अहमद, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम अपनी माँ को छोड़ने की बात कर रहे हो? उसने नजरें नीची कर ली, लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। अम्मा, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, लेकिन अगर आप मेरी खुशी के रास्ते में आएंगी तो मुझे जाना पड़ेगा। मेरे हाथ कांपने लगे। एक माँ के लिए इससे बड़ा सदमा क्या हो सकता था कि उसका बेटा उसे छोड़ने की बात करे। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया, ठीक है अहमद, अगर तुम्हारे लिए ये इतना जरूरी है तो मैं बारात लेकर जाऊंगी, लेकिन याद रखो ये मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला होगा। उस दिन जब मैंने नायाब के घर बारात ले जाने का फैसला किया तो दिल जैसे पत्थर हो गया था। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट का कोई निशान नहीं था। मैं अपनी खुददारी और इज्जत को दफन करके वहां जा रही थी, सिर्फ अपने बेटे के लिए। बारात के दिन गांव के लोग हैरत से देख रहे थे। खतीजा जैसी औरत जिसने हमेशा अपनी मर्जी चलाई, आज एक गरीब लड़की के घर बारात लेकर जा रही है। ये बातें मेरे दिल पर जहर की तरह लग रही थीं, लेकिन मैंने खुद को संभाला। नायाब के घर पहुंचकर उसकी माँ ने आजिज़ी से मेरा इस्तकबाल किया। आपका शुक्रिया खतीजा बेगम कि आपने हमारे गरीब घराने को इज्जत दी। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल ही दिल में सोच रही थी, ये इज्जत नहीं बल्कि मेरी मजबूरी है। मैं यहाँ सिर्फ अपने बेटे की जिद के सामने हार मानकर आई हूँ। बारात लेकर मैं नायाब को घर ले आई, लेकिन दिल में उसके लिए एक लम्हे की भी कबूलियत न थी। शादी के बाद गांव के लोगों ने हमारा घर घेर लिया। हर कोई नायाब को देखना चाहता था, लेकिन उनके चेहरों पर सवालिया निशान थे। ये है खतीजा की बहू। खतीजा ने अपने बेटे के लिए एक गरीब लड़की चुन ली। ये तो खानदान की रिवायत के खिलाफ है। ये बातें सुनकर मेरा खून खौलने लगा। मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, मैं नायाब को अपनी जिंदगी में कभी कबूल नहीं करूंगी। मेरी नजर में वो लड़की हमेशा मेरे बेटे को मुझसे दूर करने वाली थी और मुझे इसका हिसाब बराबर करना था। हर तरफ खूब चर्चे होने लगे। हमारे घर पर लोगों का तांता बन गया। शादी में हमने सबको बुलाया था और हर किसी ने इस लड़की को देखा भी था, लेकिन अब जब वो दुल्हन बनकर हमारे घर आई थी तो लोग बातों का मौका कहाँ छोड़ते हैं। शादी में हर कोई मुझे मुबारकबाद देने के साथ साथ सवालात भी करता रहा। खतीजा बहन, दुल्हन कैसा जहेज लाई है? ये रिश्ता तुम्हारे बेटे को कैसे मिला? लड़की के घर वाले तो ज्यादा हैसियत वाले नहीं लगते। उस वक्त मैंने उन सवालों को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब जब शादी की गहमा गहमी खत्म हो चुकी थी तो दिल में इन बातों का बोझ बढ़ता जा रहा था। एक दिन मेरे तमाम करीबी रिश्तेदार बहू को देखने के लिए हमारे घर आए। मेरी नंद देवरानी और चंद दूसरे दूर के रिश्तेदार एक साथ आए। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट तो थी, लेकिन सवालात उनके जहनों में साफ नजर आ रहे थे। मेरी नंद जो हमेशा हर बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान करती थी, दरवाजे से अंदर आते ही बोली, अरे खतीजा बहन, मुबारक हो, आखिर तुम भी बहू घर ले ही आई हो। कहाँ है वो दुल्हन? मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, बस अभी बुलाती हूँ, आप लोग बैठे। रिश्तेदार बैठ चुके थे, चाय बन रही थी और जैसे ही बातचीत शुरू हुई, नंद ने फौरन जहेज का जिक्र छेड़ दिया। तो खतीजा, बहू के जहेज में क्या क्या आया? शादी में तो कुछ खास नजर नहीं आया। ये सुनते ही मेरे चेहरे का रंग बदल गया।
मैंने मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, अरे जहेज कोई मायने नहीं रखता, असल चीज मोहब्बत और इज्जत है। मेरी देवरानी फौरन बोली, ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो लाई होगी, बहू का पहला असर तो इसी से बनता है। मेरी नंद ने कहकर लगाकर कहा, सुना है कि लड़की बहुत गरीब घर से है, तो खतीजा तुम्हें कैसा लगा ऐसे घर की बहू लाते हुए? ये तंज मेरे दिल को चीर रहा था। मैं जानती थी कि ये सवालात सिर्फ मजाक के लिए नहीं थे, बल्कि मेरा मजाक उड़ाने के लिए थे। मैंने अंदर जाकर नायाब को बुलाया, नाजो बाहर आओ, सब तुम्हें देखने आए हैं। नायाब जो किचन में चुपचाप चाय बना रही थी, धीरे धीरे बाहर आई। वो दुल्हन के लिबास में नहीं थी, एक सादा सी शलवार कमीज पहने, चादर ओढ़े, सर झुकाए। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, सबकी नजरें उस पर जम गईं। मेरी नंद ने उसे सर से पांव तक देखा था और तंजिया हंसी के साथ बोली, तो यही है तुम्हारी बहू खतीजा, तुम्हारे बेटे के लिए यही लड़की मिली थी। मेरी देवरानी ने भी तंज का मौका नहीं छोड़ा। अरे ये तो बिल्कुल सीधी सादी लग रही है, शादी में भी ऐसी ही लगती थी, ज्यादा बातचीत नहीं करती। नायाब ने सर झुकाए सब कुछ सुना, लेकिन कुछ नहीं कहा। वो खामोशी से खड़ी रही, जैसे इन बातों की आदी हो। लेकिन मेरी शर्मिंदगी बढ़ती जा रही थी कि जैसे सब मेरी नाकामी का मजाक उड़ा रहे हों। खतीजा, तुम्हारी बहू तो बहुत चुपचाप है, नंद ने कहा। क्या ये कुछ बोलती भी है या गूंगी है? मेरी देवरानी ने कहकर लगाया, अरे ऐसे लगता है जैसे घर के काम में तो ये बहुत माहिर होगी। खतीजा, कम से कम काम करवाने में तो तुम्हें सुकून मिलेगा। ये सुनकर मेरा गुस्सा और शर्मिंदगी मजीद बढ़ गई। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, ये बहुत साबिर है, ऐसी बहू के नसीब कहाँ मिलते हैं। ये तंजिया बातें सुनकर नायाब की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सर झुकाए रखा, जैसे उसे अपनी बेबसी का सामना था। मेरे बेटे अहमद ने ये सब देखा तो फौरन आगे आया। उसने नायाब का हाथ थामा और नरमी से कहा, चलो अंदर चलते हैं नायाब। नायाब ने सर उठाया, आंखों में आंसू लिए अहमद के साथ अंदर चली गई। अहमद ने उसे दिलासा दिया, फिक्र ना करो, ये सब बातें बस वक्ती हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब नायाब कमरे में चली गई तो मैं दिल ही दिल में जल रही थी। मैंने अपने आप से यही कहा, वो लड़की जिसके लिए मेरा बेटा दुनिया से लड़ गया, ये गरीबी और शर्मिंदगी मेरे नसीब में लिख दी गई। शादी को अभी चंद ही दिन गुजरे थे, लेकिन मेरा दिल बहू को देखते ही कुढ़ने लगता था। बाहर सबके सामने मैंने उसे कबूल कर लिया था, लेकिन अंदर ही अंदर मैंने फैसला कर लिया था कि इसे जिंदगी का मजा चखाऊंगी। इसका आना मेरे गरूर के लिए चोट था और मैं इसे कभी भी माफ नहीं कर सकती थी। सुबह का वक्त था। नायाब जल्दी उठकर किचन में काम कर रही थी। उसके हाथ चूल्हे पर थे और पसीने की बूंदें उसके माथे पर बह रही थीं। मैंने किचन में कदम रखा और देखते ही चिल्ला उठी, ये क्या बना रही हो? सालन तो जल रहा है, कुछ काम ढंग से कर सकती हो या नहीं? नायाब ने घबरा कर अपनी नजरें झुकाई और चूल्हे को ठीक करने लगी, लेकिन मेरी बातों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ था। मैंने तुम्हारे जैसी निकम्मी लड़की जिंदगी में नहीं देखी, ना शक्ल की अच्छी, ना काम की। तुम्हें मेरे बेटे ने पसंद किया, ये तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। वो चुपचाप सब सुनती रही, उसकी खामोशी मुझे मजीद गुस्सा दिला रही थी। दिन के वक्त मैंने उसे सहन में बुलाया, पूरा घर धोना है और हाँ, बाथरूम भी साफ करना है, जो कपड़े धोने हैं वो भी धोना, और अगर किसी जगह धूल रह गई तो तुम्हें दोबारा सब कुछ करना होगा। नायाब ने खामोशी से सर हिलाया और झाड़ू उठाकर काम शुरू कर दिया। मैं उसे मुसलसल तंग करने के लिए कभी किचन में आवाज देती, कभी बाहर, ताकि वो एक लम्हे के लिए भी सुकून ना ले सके। अरे नायाब, ये बर्तन क्यों नहीं धुले? नायाब, तुम्हें ये भी नहीं आता कि कपड़े कैसे धोते हैं? ये झाड़ू देने का अंदाज है, कुछ सलीका तो सीख लो। शाम को अहमद घर आया तो फौरन मैंने अपना लहजा बदल लिया। जैसे ही उसने नायाब को किचन में देखा, मैं मुस्कुराकर बोली, नाजो बेटा, तुम तो काम में इतनी लगी हुई हो, जरा आराम कर लो। अहमद ने मेरी बात सुनकर हैरत से कहा, अम्मा, आप इतनी मोहब्बत से बात कर रही हैं, मुझे खुशी हो रही है कि आप नायाब को अपना रही हैं। मैं दिल ही दिल में हंस रही थी कि ये तो गूंगी है, इसे क्या मालूम कि मैं पीठ पीछे क्या कहती हूँ, इसे तो इतनी शिकायत भी करना नहीं आती। अहमद के जाने के बाद मैंने दोबारा अपनी असल शक्ल दिखाई। ये मत समझना कि मेरे सामने खामोश रहने से सब ठीक हो जाएगा। तुम इस घर की बहू हो, लेकिन मेरी मर्जी के बगैर तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकती।
नायाब की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपने काम में लगी रही, जैसे वो अपने जज्बात को अंदर ही अंदर दफन कर रही हो। रात को जब सब सो गए, नायाब कमरे में बैठी रो रही थी। वो अपने दिल की बात जुबान पर लाना चाहती थी, लेकिन उसकी खामोशी उसकी सबसे बड़ी रुकावट थी। वो सोच रही थी कि मैं किससे कहूँ, कौन मेरी बात समझेगा। अम्मा जान तो मुझे हर बात पर ताना देती हैं, और अहमद, वो मुझे सुनेंगे लेकिन शायद मेरी हालत को नहीं समझ सकेंगे। उसके आंसू तकिए में जज्ब हो रहे थे, लेकिन उसके दिल का बोझ कम नहीं हो रहा था। दूसरे दिन मैंने उस पर एक और जुल्म किया। मैंने जानबूझकर उस झूठे कामों में उलझाना शुरू कर दिया। ये सालन दोबारा बनाओ, ये ठीक नहीं बना, ये झाड़ू दोबारा दो, सैन में कचरा रह गया है। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती थी कि वो थक हार कर खुद ही यहाँ से चली जाए, लेकिन वो सब्र की मूरत बनी, हर काम करती जा रही थी। शाम को अहमद वापस आया तो उसने देखा कि नायाब की हालत खराब है। उसके हाथ थकन से कांप रहे थे और उसकी आंखें सुर्ख थीं। नायाब, क्या हुआ? अहमद ने फिक्रमंदी से पूछा। नायाब ने सर झुकाया और कुछ नहीं कहा। वो अपनी तकलीफ जुबान पर नहीं ला सकती थी। अहमद ने उसके करीब बैठकर कहा, मैं जानता हूँ कि ये घर तुम्हारे लिए नया है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम सब ठीक कर लोगी। ये सुनकर नायाब की आंखों में आंसू आ गए। अहमद ने उसे दिलासा देते हुए कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने ये सब दूर से देखा और दिल ही दिल में सोचा, ये गूंगी लड़की मेरे बेटे के दिल में अपनी जगह बना रही है, लेकिन इसे ये नहीं मालूम कि मेरी मर्जी के बगैर वो यहाँ कुछ नहीं कर सकती। नायाब की खामोशी मेरी जीत थी। मुझे यकीन था कि वो अपनी बेबसी को कभी जाहिर नहीं कर सकती। ये गूंगी है, इसकी आवाज कोई नहीं सुनेगा, और मैं इस घर की मलका हमेशा अपनी मर्जी चलाऊंगी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि उसकी खामोशी में एक राज छुपा था जो मेरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। नायाब की तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही थी। वो काम करते हुए लड़खड़ा जाती थी, लेकिन फिर भी अपनी खामोशी के हसार में बंधी रहती। उसकी जर्द सूरत और कमजोर जिस्म देखकर मुझे कोई रहम नहीं आता था, बल्कि मैं उसकी हालत को अपने हक में इस्तेमाल करने के बहाने ढूंढ रही थी। एक दिन मैंने अहमद से कहा, बेटा, तुमने तो मुझे समझाया था कि नायाब तुम्हारे लिए खुशियों का बाइस बनेगी, लेकिन ये तो बीमार होकर घर का बोझ बन गई है। अहमद ने नरमी से जवाब दिया, अम्मा, नायाब बीमार है, इसे आराम की जरूरत है, मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। ये सुनकर मेरे दिल में आग लग गई। डॉक्टर के पास ले जाओ? क्या ये तुम्हारी जिम्मेदारी है? मेरी सारी जिंदगी बीमारियों से लड़ते गुजरी, लेकिन मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। उस शाम सबा हमारे घर आई। वो हमेशा की तरह खूबसूरती से तैयार थी। उसकी मुस्कुराहट में वो ही पुरानी चालाकी छुपी हुई थी। खाला, आप ठीक कहती हैं, अहमद भाई के लिए ऐसी बीमार और गूंगी लड़की मुनासिब नहीं। वो तो किसी बेहतर के हकदार हैं जो आपके घर को संभाल सके। मैंने सबा की बात पर मुस्कुराते हुए कहा, सबा, तुम्हारे जैसी लड़की मेरे घर की बहू बन सकती थी, लेकिन मेरे बेटे ने अपनी अकल कहीं गिरवी रख दी। सबा ने धीरे से कहा, खाला, अभी भी वक्त है, आप अहमद भाई को नायाब की असल हकीकत दिखाएं। ये बीमारियां महज बहाना है, इसकी हकीकत कुछ और है। अगले दिन मैंने नायाब को किचन में काम करते देखा। वो एक हाथ से दीवार का सहारा ले रही थी और दूसरे हाथ से रोटी बना रही थी। मैंने गुस्से से कहा, अरे, ये ड्रामे बंद करो। अगर बीमार हो तो घर में क्यों बैठी हो? चली जाओ अपने घर वापस। नायाब ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे। मैंने मौके को मजीद खराब करने के लिए सबा को बुलाया और नायाब के सामने कहा, देखो सबा, मेरे बेटे की किस्मत, ऐसी बीमार और गूंगी बीवी मिली उसे। अगर तुम मेरी बहू होती तो मेरे घर को सोने का महल बना देती। रात को अहमद ने नायाब की आंखों में आंसू देखे तो पूछा, क्या हुआ? अम्मा ने कुछ कहा? नायाब ने सर झुकाया और कुछ नहीं कहा। अहमद ने उसके करीब आकर कहा, मुझे बताओ, अगर कुछ हुआ है तो मैं दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। दिल ही दिल में सोचा, ये गूंगी है, कुछ नहीं बोलेगी। अहमद जितना मर्जी पूछ ले, ये जबान खोलने वाली नहीं। अगले दिन सबा ने मुझे एक नया मशवरा दिया, खाला, आप नायाब की बीमारी को बहाना बनाकर अहमद भाई को कायल करें कि ये लड़की उनके लिए मुनासिब नहीं। आप कहें कि ये लड़की ना बोल सकती है, न सेहतमंद है, न आपके घर के मेयार पर पूरा उतरती है। मैंने सबा की बात मानने का फैसला कर लिया। मैंने अहमद से कहा, बेटा,
तुम्हें ये समझना होगा कि नायाब तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के काबिल नहीं। वो बीमार है और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मुझे लगता है कि ये तुम्हारे नसीब पर बोझ है। अहमद ने मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, अम्मा, नायाब मेरी जिम्मेदारी है। आप जो चाहें कहें, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर मेरा दिल जलकर रह गया था। मैंने सब्र से कहा, ये सब तुम्हारी कोशिशों के बावजूद अहमद मेरी बात नहीं मान रहा। हमें कुछ और करना होगा। नायाब की रातों की खामोश सरगर्मियां मेरे दिल में शकूक पैदा करने लगी थी। वो अक्सर रात देर तक जागती रहती थी और कभी कभार चुपके से कमरे से बाहर निकल जाती। उसके कदमों की आहट सैन में सुनाई देती, लेकिन जब मैं देखने जाती तो वो या तो कमरे में वापस आ चुकी होती या किसी कोने में गायब हो जाती। ये बातें मेरे दिल में अजीब से वसवसे पैदा कर रही थी, लेकिन मैं कुछ भी साबित नहीं कर सकती थी। एक रात में गहरी नींद में थी, लेकिन अचानक ऐसा लगा जैसे सहन में कोई चल रहा हो। एक अजीब सी आहट ने मुझे जगा दिया। पहले तो सोचा कि शायद मेरा वहम हो, लेकिन जब दोबारा कान लगाकर सुना तो महसूस हुआ कि सहन में वाकई कोई मौजूद है। दिल में बेचैनी होने लगी। मैंने चादर उठाई और आहिस्तगी से चारपाई से उतरते हुए खुद से कहा, ये इस वक्त कौन हो सकता है। सहन की तरफ झांक कर देखा तो नायाब की धुंधली सी परछाई नजर आई। वो दबे कदमों सहन के कोने की तरफ जा रही थी। ये इस वक्त क्या कर रही है? रात के इस पहर सहन में क्यों जा रही है? मैंने दिल में कहा और पर्दे के पीछे से देखने लगी। नायाब के हाथ में एक कागज था और वो उसे गौर से देख रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, लेकिन ये सुकून मेरे लिए बेचैनी का बायस बन रहा था। अचानक गेट पर हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजा खोला हो। मेरी सांस थम गई। मैंने पर्दे के पीछे से झांक कर देखा तो एक बड़ी स्याह गाड़ी हवेली के अंदर दाखिल हो रही थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। ये वक्त और ये हालात कोई गाड़ी क्यों आई है? मैंने खुद से कहा और मजीद करीब होकर देखने लगी। गाड़ी से एक औरत उतरी जिसकी शख्सियत में रोब और दबदबा था। वो नायाब की तरफ बढ़ी और कहा, मैडम सब तैयार है। ये सुनकर मेरे कदम जम से गए। मैडम? ये नायाब को मैडम क्यों कह रही है? ये सब क्या हो रहा है? मेरे दिल में सवालात का तूफान उठ खड़ा हुआ। ये मंजर मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। मेरे जहन में सवालात उठने लगे। ये औरत कौन है? नायाब को मैडम क्यों कह रही है? और ये बड़ी गाड़ी किसकी है? जब मैंने नायाब से इसके बारे में पूछा तो उसने हमेशा की तरह खामोशी अख्तियार की, लेकिन उसकी ये चुप मेरी बेयकीनी को और बढ़ा रही थी। मेरे दिल में अब ये यकीन बैठ चुका था कि नायाब कुछ न कुछ छुपा रही है और मैं इस राज को जरूर जानकर रहूंगी। मगर जेठ के झगड़ों ने मुझे नायाब की उन सरगर्मियों का पीछा करने ही नहीं दिया और वो आए दिन मेरे सहन में झगड़ने पहुंच जाता। घर के सहन में आज भी माहौल गैर मामूली तौर पर गर्म था। जेठ की आवाज गूंज रही थी और मेरी बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो रहा था। खतीजा, ये जमीन तुम्हारी नहीं, तुम्हें अपने शोहर के बाद कुछ नहीं मिला। जेठ ने अपनी मुट्ठी मेज पर मारते हुए कहा। मेरा खून खोल रहा था। ये जमीन मेरे शोहर की मेहनत से बनी है और इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। मैंने तल्खी से जवाब दिया। जेठ की आंखों में नफरत थी। तुम औरत हो, अपनी हैसियत में रहो। जमीन के फैसले मर्द करते हैं। इस जुमले ने मुझे झिंझोड़ कर रख दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने खुद को संभाला। औरत हूँ तो क्या हुआ, हक लेना जानती हूँ। ये जमीन मेरी है और यही सच है। बहस तेज होती जा रही थी। मेरे जेठ ने हाथ उठाकर कहा, अगर तुम्हें इतना शौक है तो अदालत चली जाओ, लेकिन याद रखो तुम्हारे पास कुछ साबित करने को नहीं है। मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली। ठीक है, अदालत ही जाएंगे, वहाँ फैसला होगा कि ये जमीन किसकी है। घर के दूसरे अफराद हमारी बहस सुन रहे थे। नायाब जो किचन में चुपचाप खड़ी थी, सर झुकाए हमारी बातें सुन रही थी। उसका चेहरा हमेशा की तरह खामोश था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैं समझ नहीं पाई। अगले दिन मैंने कागजात जमा किए और अदालत का रुख किया। मेरे दिल में गरूर था, मैं ये केस जीत जाऊंगी। मेरे जेठ को पता चल जाएगा कि खतीजा अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटती। अदालत के बाहर मेरे जेठ खड़े थे। वो तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोले, तुमने आकर हमारी इज्जत का तमाशा बना दिया। देखते हैं क्या तुम यहाँ कुछ हासिल कर पाती हो। मैंने सख्त लहजे में जवाब दिया, यही देखने आए हैं कि कौन जीतेगा। अदालत के अंदर कदम रखते ही मेरा एतमाद और मजबूत हो गया। मैंने सोचा, यहाँ इंसाफ होगा, हक मेरा है और कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता।
कमरे में लोग मौजूद थे। जज की आमद का ऐलान हुआ। मैंने बेचैनी से दरवाजे की तरफ देखा। दिल में दुआएं कर रही थी कि फैसला मेरे हक में हो। दरवाजा खुला और जज कुर्सी पर आकर बैठा। मैंने नजर उठाकर देखा और मेरे दिल की धड़कन रुक गई। ये नायाब, वही नायाब जिसे मैंने हमेशा कमजोर समझा, वही नायाब जिसे मैंने गूंगी समझकर हर जुल्म सहने पर मजबूर किया, आज वो जज की कुर्सी पर बैठी थी। मेरे सामने इंसाफ की कुर्सी पर। मेरे कदम लड़खड़ा गए, जुबान बंद हो गई। दिल में सवालात का तूफान था। ये कैसे मुमकिन है? ये जज कैसे बन गई? ये तो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। नायाब ने अपनी नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सुकून था, लेकिन वो सुकून मेरे लिए एक चीख जैसा था। मेरे जहन में उसके साथ किए गए जुल्म की यादें तेजी से आने लगीं। ये काम सही से करो, निकम्मी औरत, गूंगी हो, जुबान नहीं चल सकती। मेरे बेटे के नसीब पर धब्बा हो तुम। लेकिन आज वही गूंगी औरत मेरे हक में या मेरे खिलाफ फैसला देने वाली थी। अदालत में मौजूद हर शख्स मेरी तरफ देख रहा था। मुझे यूं लग रहा था जैसे जमीन मेरे नीचे से सिरक रही हो। मेरी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे, लेकिन जुबान बंद। नायाब ने अपनी कुर्सी पर बैठकर कागजात की तरफ देखा और कहा, आगाज करें। उसकी मजबूत आवाज ने मुझे झंझोड़ दिया। ये बोल सकती है? ये जज कैसे बनी? ये मेरे साथ क्यों बैठी है? ये सवालात मेरे दिल में हथौड़े की तरह बज रहे थे। मैं जानती थी मेरा सामना अब सिर्फ जायदाद के केस से नहीं, बल्कि अपने किए गए जुल्म के हिसाब से भी होने वाला था। मेरी आंखें पथरा गईं, कदम लड़खड़ाने लगे। नायाब ने अपनी नजरें झुकाकर कागजात पर नजर डाली, लेकिन वो जानती थी कि मैं यहाँ हूँ। उसने कोई जज्बात जाहिर नहीं किए, लेकिन उसका सुकून मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लग रहा था। कमरा अदालत में खामोशी छा गई। मेरे जेठ के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। खतीजा, अब देखते हैं तुम्हारे केस का क्या बनता है। उसकी आवाज कानों में गूंजी, लेकिन मैं जवाब देने के काबिल नहीं थी। उस लम्हे मेरा जहन माजी के जुल्मों से तन की यादों में डूब गया। वो लम्हे जब मैंने नायाब पर चीखते हुए कहा था, तुम निकम्मी हो, तुम्हारी जगह इस घर में नहीं है। मेरे बेटे के नसीब पर बदकिस्मती बनकर आई हो। मुझे वो दिन भी याद आया जब नायाब बीमार थी और मैंने उसे किचन में काम करने पर मजबूर किया था। ये सब बहाने हैं काम से बचने के लिए। मैंने तंजिया कहा था। आज वही नायाब जिसे मैंने हकीर समझा मेरी किस्मत का फैसला करने बैठी थी। अदालत के अमले ने केस की तफसीलात पढ़ना शुरू की, लेकिन मेरे कान सुनने से इनकारी हो गए। मेरी नजरें नायाब के चेहरे पर जमी थी और मेरा दिमाग माजी के साए में कैद हो चुका था। ये सब कैसे हुआ? मैंने अपने आप से सवाल किया। ये तो मेरी बहू थी, एक गूंगी कमजोर बेबस लड़की। जज कैसे बन गई? नायाब ने पहली बार अपनी नजरें उठाईं और हमारी आंखें मिली। उसकी आंखों में वही सुकून था, लेकिन आज उस सुकून के साथ एक गहरी सर्द मेहरी थी। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी खामोशी ने मेरी रूह को झंझोड़ कर रख दिया था। अदालत में कार्रवाई जारी थी, लेकिन मेरे लिए वक्त जैसे रुक चुका था। जेठ ने अपनी बात शुरू की, लेकिन मेरा दिमाग उन अल्फाज को सुनने से इनकार कर रहा था। मेरे लिए सिर्फ एक ही हकीकत थी, और वो नायाब की कुर्सी पर मौजूदगी। हर जुमले के साथ मेरी बेबसी बढ़ती जा रही थी। मेरे हाथ सर्द हो रहे थे और दिल में ये एहसास शिद्दत अख्तियार कर रहा था कि जो कुछ मैंने नायाब के साथ किया, उसका हिसाब आज मुझसे लिया जाएगा। नायाब ने पहली बार कमरा अदालत में बोलना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी लेकिन मजबूत थी। ये अदालत है और यहाँ सिर्फ हक की बात होगी। ये जुमला सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, जो मेरी शर्मिंदगी को मजीद बढ़ा गया। मैंने नजर उठाकर नायाब को देखा, जो बदस्तूर खामोशी से केस की कार्रवाई में मसरूफ थी। मैं कहाँ छुपूं? मेरे दिल में यही सवाल गूंज रहा था। मेरी तमाम साजिशें आज बेनकाब हो रही हैं। नायाब ने कागजात को पलटा और केस की तफसीलात बयान करने लगी, लेकिन जैसे ही वो बोलती रही, मुझे एक और बात समझ आने लगी। ये केस सिर्फ जायदाद का नहीं था, ये मेरे माजी के हर जुल्म का हिसाब था। नायाब की आवाज में वो एतमाद था जिसे मैंने कभी पहचाना नहीं। वो बोल रही थी और उसके हर लफ्ज के साथ मेरा दिल मजीद भारी हो रहा था। जेठ ने तंजिया लहजे में कहा, खतीजा, अब तुम्हारे तमाम फैसले इसके हाथ में हैं जिसे तुमने कभी इज्जत नहीं दी।
یہ دن صرف عدالت کا نہیں تھا، یہ میرا مکافات عمل تھا، اور وہ ظلم، وہ طنز، وہ حقارت جو میں نے نایاب کے ساتھ کی، آج ایک آئینہ بن کر میرے سامنے آ گئی۔ نایاب کی نظر ایک بار پھر مجھ پر پڑی، اس کی آنکھوں میں وہ سکون تھا جیسے وہ میری حالت کو اچھی طرح سمجھ رہی ہو، لیکن آج وہ سکون میرے دل کو چیر رہا تھا۔ کچھ وقت کی بریک کے بعد عدالت دوبارہ جمع ہوئی۔ نایاب نے کمرہ عدالت میں بیٹھے ہوئے سب کو دیکھا اور مضبوط لہجے میں کہا، حقائق پر مبنی فیصلہ ہوگا، یہاں ذاتی اختلافات کی جگہ نہیں۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ نایاب نے اپنا فیصلہ سنانا شروع کیا۔ عدالت میں جائیداد کا مقدمہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا۔ نایاب نے تمام دلائل اور ثبوت سننے کے بعد فیصلہ سنانے کے لیے کاغذات کھولے۔ کمرہ عدالت میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ میری نظریں نایاب پر جمی تھیں اور دل خوف اور شرمندگی کے احساس سے لرز رہا تھا۔ نایاب نے مضبوط لہجے میں کہا، یہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ مذکورہ زمین دونوں فریقین کی مشترکہ ملکیت ہے۔ زمین کو برابر تقسیم کیا جائے گا اور ہر فریق اپنے حصے کی قانونی ذمہ داری پوری کرے گا۔ یہ فیصلہ میرے غرور پر ایک وار تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ زمین مکمل طور پر میرے نام ہوگی، لیکن نایاب نے میرے حق میں فیصلہ نہیں دیا۔ عدالت سے باہر نکلتے ہوئے میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میرا دماغ ماضی کے ان لمحات میں ڈوب رہا تھا جب میں نے نایاب کو کمزور سمجھ کر اس پر ظلم کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ نایاب جو میری بہو تھی اتنی بڑی پوسٹ پر کیسے پہنچ گئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ نایاب جج بن گئی، وہ تو گونگی تھی، کمزور تھی، لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ یہ سوالات میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ چند لمحے بعد میں نے نایاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، نایاب، تم اتنی بڑی پوسٹ پر ہو اور مجھے کبھی کچھ پتہ ہی نہیں چلا، تم نے یہ سب کچھ ہم سے کیوں چھپایا؟ نایاب کی نظریں میرے دل پر تیر کی طرح لگ رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرد مہری تھی اور اس کے چہرے پر کوئی ہلچل نہیں تھی۔ اس نے اپنی خاموشی توڑی، لیکن اس کا لہجہ بے حد سخت اور تلخ تھا۔ آپ نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میں کون ہوں۔ آپ کے لیے میں ہمیشہ سے ایک گونگی بے بس لڑکی تھی۔ آپ نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ اس خاموشی کے پیچھے کتنی آوازیں دبی ہوئی ہیں۔ آپ کے لیے میری کوئی حیثیت نہیں تھی، صرف ایک ایسی بہو جسے آپ نے اپنے غرور کے نیچے دبانے کی کوشش کی۔ لیکن میری زندگی کا مقصد آپ کو خوش کرنا نہیں تھا، بلکہ ان لوگوں کے لیے انصاف لانا تھا جنہیں آپ جیسے لوگوں نے اپنی جھوٹی گواہیوں سے برباد کیا۔ اس کے الفاظ نے جیسے میرے دل کی دھڑکن روک دی۔ میرا وجود کانپ رہا تھا اور دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کسی کے ساتھ کیا کیا؟ میرے لب کانپ رہے تھے اور میرے سوالات کے پیچھے خوف صاف جھلک رہا تھا۔ نایاب نے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر میری طرف دیکھا۔ اس کی نظریں ایسی تھیں جیسے وہ میرے دل کے اندر تک دیکھ رہی ہو۔ آپ کو یاد ہے وہ شخص جس کے خلاف آپ نے جھوٹی گواہی دی تھی؟ وہ شخص جسے آپ کی ایک جھوٹی گواہی نے مجرم ثابت کر دیا تھا۔ میرے ذہن میں ماضی کی دھندلی یادیں ابھرنے لگیں۔ وہ ایک کیس تھا جس میں پیسوں کے لالچ میں آ کر میں نے جھوٹ بولا تھا، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس جھوٹ کا کسی کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا۔ وہ کون تھا؟ میری زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ نایاب نے گہری سانس لی اور سرد لہجے میں کہا، وہ میرے والد تھے اور ایک ایماندار آفیسر تھے جنہیں آپ کی جھوٹی گواہی نے مجرم بنا دیا۔ آپ کی گواہی نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا اور ان کے ساتھ میری دنیا بھی ختم کر دی۔ آپ نے میرے والد کو نہیں، میری زندگی کو مارا ہے۔ یہ سن کر جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور میں بے بسی سے نایاب کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا، مجھے معاف کر دو نایاب، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ تمہارے والد ہیں۔ نایاب نے ہلکی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ آپ کے اعمال کا انجام کس پر پڑے گا۔ آپ کے لیے سب کچھ صرف پیسہ اور طاقت تھا، لیکن اب آپ کو وہی سزا ملے گی جو میرے والد کو ملی تھی۔ اسی لمحے عدالت کے باہر سے پولیس کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ ایک پولیس آفیسر میرے قریب آیا اور بولا، ختیجہ بیگم، آپ کو جھوٹی گواہی دینے اور قتل کی معاونت کرنے کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ آپ کے خلاف تمام شواہد موجود ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، یہ الزام ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں چیخی،
लेकिन मेरी चीखों पुकार किसी के दिल पर असर नहीं कर रही थी। पुलिस ने हथकड़ियां लगा दी और मेरे वजूद में खौफनाक लर्जिश पैदा हो गई। मुझे ले जाया गया और मेरा गुरूर, मेरी खुददारी, सब कुछ चकनाचूर हो गया। चंद दिनों बाद मैं जेल की सलाखों के पीछे थी और मेरा माजी एक एक करके मेरे सामने आ रहा था। वो झूठ, वो साजिशें, वो लालच, सब कुछ मेरी आंखों के सामने था। इसी दौरान जेल के दरवाजे पर एक बार फिर नायाब को देखा। वो पुरसकून चेहरे के साथ अंदर आ रही थी, लेकिन उसकी नजरें मेरे दिल को ची रही थी। नायाब, तुमने ये सब क्यों किया? मैं तुम्हारी सास हूँ और तुमने मुझे जेल में डाल दिया। नायाब ने गहरी सांस ली और अपनी जगह पर खड़ी होकर कहा, आप जानना चाहती हैं कि मैंने ये सब क्यों किया? आइए मैं आपको आपकी हकीकत दिखाती हूँ। मेरे जहन में खौफ बढ़ता जा रहा था। नायाब की बातें मेरे दिल को ची रही थी। आपको याद है वो केस जिसमें आपने पैसों के लिए गवाही दी थी? वो शख्स मेरा वालिद था। आपकी झूठी गवाही ने उनकी जिंदगी छीन ली और मुझे यतीम कर दिया। आपने ना सिर्फ उन्हें बल्कि मेरे पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया। नायाब, ये सब बातें माजी की हैं, मुझे माफ कर दो। मैंने गलती की, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो तुम्हारे वालिद थे। मेरी आवाज में लर्जिश थी और आंखों में आंसू। नायाब ने एक लम्हे के लिए मुझे देखा और फिर तल्ख लहजे में बोली, ये आपकी जिंदगी का अंजाम है। आपने अपनी झूठी गवाही से ना जाने कितने घरों को उजाड़ा और आज आप खुद इस अंजाम को पहुंची। इसी दौरान अहमद जेल के अंदर आया। वो नायाब की बातें सुन चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अम्मा, ये सब सच है। आपने झूठी गवाही देकर नायाब के वालिद को मार दिया। अहमद की आवाज कांप रही थी। मैंने सर झुका लिया। बेटा, मैंने गलती की, मैं लालच में आ गई थी, मुझे माफ कर दो। अहमद ने गुस्से से कहा, अम्मा, आपने ना सिर्फ नायाब के वालिद को बल्कि हमारी भी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। आपने हमें शर्मिंदा कर दिया। मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता। अहमद और नायाब जेल से बाहर निकल गए और मैं सलाखों के पीछे रह गई। मेरा गरूर, मेरा लालच, सब कुछ आज मुझे निकल रहा था। मेरी जिंदगी के गुनाह आज मेरे सामने खड़े थे और मैं अपनी बर्बादी के इस अंजाम की जिम्मेदार थी। मेरा ज़मीर मुझे हर लम्हे मलामत कर रहा था और मैं जानती थी कि इसकी सजा सिर्फ ये जेल नहीं बल्कि आखिरत की पकड़ भी होगी।